हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत सर की जो लेटेस्ट इंडियन पॉलिटी की 7th एडिशन है उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 1 to 15 चैप्टर देख चुके हैं, जिसको हमने अराउंड 45 लेक्चर्स में डिटेल में कवर किया है। और एंटायर प्ले लिस्ट आपको देखने को मिलेगी इसी चैनल पे, द लर्निंग लैडर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है 1 to 15 चैप्टर में, तो इसी चैनल्स पे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, उससे आप रिफ़र कर सकते हैं। और करंटली हमारा जो चैप्टर गोइंग ऑन है वो है चैप्टर 16, जिसका टाइटल है इंटर स्टेट रिलेशन। लास्ट लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर्स की शुरुआत की थी, जिसमें हमने बात की थी किस तरीके से इंटर स्टेट यानी कि विद इन द डिफरेंट स्टेट जो रिलेशंस देखने को मिलते हैं। अलग अलग हेड में हमने रिलेशंस की बात की थी। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की थी फर्स्ट एस्पेक्ट वो था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अंडर आर्टिकल 262, ये हमने बात की थी। इसके बाद देखिए, फर्स्टली हमने क्या बात की थी, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, किस तरीके से दो स्टेट्स के बीच में वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट देखने को मिलता है, और इसके लिए किस तरीके से रिवर बोर्ड एक्ट एंड इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट लाया गया था। उसके बाद ग्रेजुअली हमने बात की थी कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंडर आर्टिकल 263 किस तरीके से एस्टेब्लाइज की जाती है, क्या क्या इसके रोल होते हैं, क्या क्या इसके मेंबर्स होते हैं, क्या क्या इसके जुरिस्डिक्शंस होते हैं, ये भी हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि किस तरीके से पब्लिक टेप रिकॉर्डिंग एंड द जुडिशियल प्रोसीडिंग है, वो भी क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिटवीन द रिलेशंस ऑफ द स्टेट्स अमोंग देम सेल्फ। इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है, ये सब चीज़ें तो हमने देखी थी, जो रिकैप की हमने। इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक्स देखने को मिलता है, जहाँ से हम शुरुआत करेंगे, वो है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। अब इंटर स्टेट का मतलब दो स्टेट के बीच में, बिटवीन द स्टेट्स। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में क्या ट्रेड एंड द कॉमर्स होता है, उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 301 से लेकर 307 के अंदर पार्ट 13 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से ट्रेड कॉमर्स इंटर कोर्सेज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया किया जाता है। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब स्टेट्स, यूटीज़ और कोई ऐसी एक्वायर टेरिटरी अगर हो तो वो टेरिटरीज, ये होती है टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमने बात की थी पार्ट 1 के अंदर। तो इनके अंदर जो भी ट्रेड कॉमर्स एंड इंटर कोर्सेज वगैरह चीज़ें देखने को मिलती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 में देखने को मिलती है, बिटवीन द आर्टिकल 301 to 306। आर्टिकल 301 क्या बात करता है, तो ये डिक्लेयर करता है दैट द ट्रेड हो गए या फिर कॉमर्स है या इंटर कोर्सेज हो गया थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी क्या होने चाहिए, फ्री होनी चाहिए। कोई भी ट्रेड है, कॉमर्स करना है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये फ्री होने चाहिए, यानी कि ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स नहीं होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोविज़न का, टू ब्रेक डाउन करना द बॉर्डर बैरियर्स बिटवीन द स्टेट एंड टू क्रिएट अ वन यूनिट विद इन द व्यू टू एनकरेज द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड कॉमर्स इन द इंटर कोर्सेज इन द कंट्री। तो 301 का यही हमको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, जो स्टेट और स्टेट के बीच में बैरियर हैं रिगार्डिंग द ट्रेड कॉमर्स इंटर कोर्सेज, उन सब को क्या किया जाए, कम किया जाए, और एक सिंगल यूनिट बनाया जाए जिसके थ्रू क्या हो, थ्रू आउट द कंट्री हमको गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड देखने को मिले। इस प्रोविज़न के अंदर हमें फ्रीडम जो देखने को मिलती है वो कन्फाइन नहीं है बिटवीन द इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड द इंटर कोर्सेज, बट ऑल्सो एक्सटेंड की जाती है टू द इंट्रा स्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड द इंटर कोर्सेज। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के बीच में तो ये चीज़ें देखने को मिलती ही है कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होना चाहिए, कॉमर्स होने चाहिए, बट विद इन द स्टेट भी अगर फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड कॉमर्स होना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, आर्टिकल 301 बात करता है। इसके अलावा आर्टिकल 301 will be violated whether the restrictions are imposed at the frontier of any state or at the any प्रायर और द सबकॉन्शियल स्टेज। मतलब स्टेट्स के अंदर अगर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या कॉमर्स के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शंस होगी, तो वो क्या होगी, कहीं ना कहीं आर्टिकल 301 का वायलेशंस होगा। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी कोई भी कॉमर्स होता है, ट्रेड होता है, और उस पर कोई अगर रिस्ट्रिक्शन लगाता है सेंटर या स्टेट, तो भी आर्टिकल 301 का वायलेशन माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 301 क्या बात करता है, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड कॉमर्स इन द इंटरकोर्सेस। क्लियर। ये जो फ्रीडम दी गई है, गारंटी दी गई है अंडर आर्टिकल 301 इज़ अ फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट दोज विच आर प्रोवाइडेड फॉर द अदर प्रोविजंस। मतलब 301 के अंदर तो ये सब फ्रीडम दी गई है, बाकी 302 से लेके हमें जो 305 तक आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, उनके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि उनके बेसिस पे क्या है, वो रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पे जो फ्रीडम है उसको कर्ब किया जा सकता है।
ये कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है जिसके बेस पे क्या किया जा सकता है, ये फ्री मूवमेंट है किसमें, ट्रेड एंड कॉमर्स की, उसको रोका जा सकता है, जो कि दिया हुआ है आर्टिकल 302 टू 305। कौन कौन सी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं? तो देखिए फर्स्ट रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि पार्लियामेंट कैन इम्पोज द रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेज बिटवीन द स्टेट और विद इन अ स्टेट इन अ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर देखने को मिलती है कि बाय द लॉ वो क्या कर सकती है, ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स जो है बिटवीन द स्टेट उसको क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है। बट द पार्लियामेंट कैन नॉट गिव द प्रेफरेंस टू द वन स्टेट ओवर द अनदर और डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्टेट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ स्केर्सिटी ऑफ द गुड्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाएगी पब्लिक इंटरेस्ट में पार्लियामेंट, उसमें क्या है, पार्लियामेंट जो है वो स्टेट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है कि भाई एक स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया दूसरे को नहीं दिया, एक्सेप्ट ये जो प्रेफरेंस कब दिया जा सकता है, जब कोई स्टेट जो है उसमें स्केर्सिटी देखने को मिले, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिले, बैकवर्ड स्टेट हो तो वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जा सकता है। बाकी अदर देन दैट पार्लियामेंट जो है ना कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट द स्टेट। क्लियर? इसके अलावा दूसरी रिस्ट्रिक्शंस क्या देखने को मिलती है कि द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट कैन इम्पोज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड द इंटरकोर्सेज विद इन दैट स्टेट और विद इन that state in a public interest, but a bill for this purpose can be introduced in the legislature only with the previous sanctions of the president. Further, the state legislature cannot give the preference to the one state over the another or discriminate between the state. Similarly क्या स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं हर एक स्टेट के, वो भी क्या कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड है अंडर आर्टिकल 301 उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। बट अगेन ये जो है होगा बिल पास किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा जो क्या करेगा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को वायलेट करेगा। कब करेगा? इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर्स में प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। और अगेन ये जो बिल होगा वो दो स्टेट्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स। इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और इसकी प्रायर सेंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर होती है स्टेट लेजिस्लेचर को बिफोर इंट्रोडक्शंस इनटू द स्टेट। क्लियर? तो सेम जो पार्लियामेंट के लिए प्रोविजन देखने को मिलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, वही स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए भी सिमिलरली देखने को मिलते हैं। फ़र्क इतना है कि स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा द लेजिस्लेचर्स ऑफ अ स्टेट कैन इम्पोज ऑन अ गुड्स imported from the other state or the union territory any tax to which similar goods manufactured in that state are subjected. This provision prohibit the imposition of a discriminatory tax by the state. मतलब स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट नहीं स्टेट लेजिस्लेचर जो है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या कर सकती है, टैक्स इम्पोज कर सकती है ऑन द सिमिलर गुड्स विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। भाई एक स्टेट है फॉर एग्जांपल एमपी है, एमपी के अंदर कोई गुड्स बनाया जाता है, सिमिलर जो है गुड्स जो है महाराष्ट्र के अंदर भी बनाया जाता है। ये गुड्स एमपी में क्या होता है, अगर एक्सपोर्ट किया जाता है या क्या किया जाता है, बेचा जाता है, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर एमपी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा सकती है। ये भी रिस्ट्रिक्शंस, ये भी क्या देखने को मिलती है, एक टाइप की रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पे। इसके अलावा द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 301 इज सब्जेक्टेड टू द नेशनलाइजेशंस लॉ। Example, laws provided for the monopolies in a favor of the center or the state. Thus, the parliament or the state legislature can make the laws for the carrying on by the respective government of any trade, business, industry or the service, whether to exclusion, completion, partially or the citizens or otherwise. मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के बाद ये पावर देखने को मिलती है कि वो क्या कर सकती है, ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, कॉमर्स है, इंटर कोर्सेज है, इनको क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द लॉज पास बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर्स। क्लियर? Again, the parliament can appoint an appropriate authorities for carrying out the purpose of the above provision related to the freedom of trade, commerce and intercourses and the restrictions on it. तो इसके लिए क्या कर सकती है पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है, कोई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भी अपॉइंट कर सकती है और ये अथॉरिटी क्या करेगी, ये जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेज है उसको क्या करेगी, प्रॉपर रेगुलेट करेगी। और जो रिस्ट्रिक्शंस हमने बात की जो कि आर्टिकल 302 से लेकर 305 तक देखने को मिलते हैं, जिसमें पार्लियामेंट भी, स्टेट लेजिस्लेचर्स भी, वो क्या कर सकती है, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स देखने को मिल सकता है उसको क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, कम कर सकती है, उसको रोक भी सकती है बाय पासिंग अ लॉ इन अ रिस्पेक्टिव हाउसेस।
ये चीज़ें देखी। तो ये इन चीज़ों के लिए भी कहीं ना कहीं क्या है, जो पार्लियामेंट है वो कोई भी अथॉरिटी ऐसी अपॉइंट कर सकती है। द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो कन्फर ऑन द अथॉरिटी द नेसेसरी पावर्स एंड द ड्यूटीज़ बट नो सच अथॉरिटीज़ हैज़ बीन अपॉइंटेड सो फार। ऐसी अथॉरिटी बना के पार्लियामेंट उसको पावर दे सकती है कि भाई आप क्या करो, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेज हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको रेगुलेट करो। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, अगर आपको ठीक लगता है तो रिस्ट्रिक्शन भी लगाओ। एक बार लो पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में पास करना होगा और उसको ऐसी पावर ड्यूटीज़ भी दी जा सकती है। बट सो फार अभी तक ऐसी कोई भी अथॉरिटीज़ एस्टेबलाइज नहीं की गई है जो कि क्या करे, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर बात करती हो। क्लियर। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है कि भाई इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास पावर देखने को मिलती है। और 301 आर्टिकल जो है वो क्या बात करता है, फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेज। और 302 से लेके 305 जो है वो कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेज के ऊपर। क्लियर है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम, जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर्स का हमें देखने को मिलता है, ये टॉपिक क्या है, जोनल काउंसिल। अब जोनल काउंसिल होते क्या है, पहली तो चीज़ हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं। जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी लास्ट लेक्चर में, तभी से हम जोनल काउंसिल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जोनल काउंसिल एक्चुअल में है क्या, तो ये एक टाइप की क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी देखने को मिलती है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो लॉ के थ्रू बनाई गई है। लॉ के थ्रू बनाई गई है मतलब अगर पार्लियामेंट के अंदर बनाई गई है तो वो लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट के एसेंट लेके फिर ये बॉडी बनाई गई है प्रॉपर पास होके, इसीलिए उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। और ये बॉडी जो होती है पावरफुल बॉडी होती है एज़ कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव बॉडी, एज़ कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है वो क्या होती है, किसी लॉ के द्वारा नहीं बनाई गई होती है। सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास करती है और उसके थ्रू क्या होती है, बना देती है, बॉडी बना देती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। बट ऑन द अदर हैंड स्टैट्यूटरी बॉडी होती है वो लॉ के थ्रू प्रॉपरली बनाई जाती है। तो वैसे ही जोनल काउंसिल भी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी देखने को मिलती है जो कि बनाई गई थी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और जो लॉ था इसके लिए वो था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 का था। इसी के तहत क्या की गई थी, ये जोनल काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया था। इस एक्ट ने यानी कि ये जो एक्ट था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस एक्ट ऑफ 1956, इसने पूरे देश को 5 जोन के अंदर डिवाइड किया था, जैसे कि नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया और सेंट्रल हो गया। तो ये कुछ 5 जोन के अंदर पूरी कंट्री को क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। और हर एक जोन के लिए क्या किया गया था, एक एक जोनल काउंसिल प्रोवाइड की गई थी, ताकि हर एक नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं उनको नॉर्थ जोनल काउंसिल के थ्रू रेगुलेट किया जा सके, वेस्टर्न स्टेट को वेस्टर्न जोनल काउंसिल के थ्रू, वैसे सदर्न जोनल काउंसिल और ईस्टर्न और सेंट्रल जोनल काउंसिल के थ्रू क्या किया जा सके, ये स्टेट जो है उनको रेगुलेट किया जा सके। एंड while forming these zones several factors have been taken into account। कौन कौन से फैक्टर्स अकाउंट में लिए गए थे, कंसिडर किए गए थे जब इन जोनल काउंसिल का फॉर्मेशंस किया जा रहा था। जैसे कि नेचुरल डिवीज़न ऑफ अ कंट्री, किस तरीके से नेचुरल डिवीज़न देखने को मिलता है, क्या क्या रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं हर एक नॉर्दर्न स्टेट में या सदर्न स्टेट के अंदर, क्या क्या रिवर सिस्टम है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या क्या है, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी है कि नहीं है, किस तरीके से एक पीपल जो है यहाँ के वो किस तरीके से आपस में कोऑपरेट करके चल सकते हैं। साथ ही रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से रहेगा, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्या है इन स्टेट में। ये सारी चीज़ें कंसिडर करके कहीं ना कहीं ये जोन जो है कंट्री को 5 जोन के अंदर डिवाइड किया गया था। हर एक जोन जो है उसके अंदर कुछ मेंबर्स देखने को मिलते हैं। ये मेंबर्स कौन कौन होते हैं, तो देखिए सबसे पहले अपने को देखने को मिलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, सेंट्रल होम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा CMs देखने को मिलते हैं ऑफ ऑल द स्टेट्स। इसके अलावा यानी कि जोन के अंदर जितने भी स्टेट आ रहे हैं सबके CM देखने को मिलते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 2 अदर मिनिस्टर भी देखने को मिलते हैं ईच स्टेट इन द जोनल काउंसिल, यानी कि अदर मिनिस्टर्स भी देखने को मिलते हैं ईच स्टेट इन द जोन के अंदर जितने भी अलग मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग जोन में अलग अलग स्टेट्स आ रहे हैं, हर एक स्टेट्स के अंदर डिफरेंट मिनिस्टर है। तो ऐसे 2 मिनिस्टर जो है ना ईच स्टेट से भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर्स भी देखने को मिलते हैं ईच यूटीज़ के। ऐसी यूटीज़ जिसके अंदर क्या है लेजिस्लेचर्स नहीं है, उनके एडमिनिस्ट्रेटर भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं इस जोनल काउंसिल का पार्ट होते हैं। और इसको रिमेंबर प्रिजाइड कौन करते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर इसको प्रिजाइड करते हैं इसकी मीटिंग को। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है फॉलोइंग पर्सन कैन बी एसोसिएटेड विद द जोनल काउंसिल एज द एडवाइज़र।
एडवाइज़र का मतलब इन लोगों को क्या होता है, राइट टू वोट भी होता है जोनल काउंसिल की मीटिंग में, बट कुछ अदर मेंबर्स भी बुलाए जाते हैं जिनको क्या होता है, वोटिंग का राइट नहीं होता है। ये मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे पर्सन नॉमिनेटेड बाय द नीति आयोग भी कुछ पर्सन को नॉमिनेट करता है इसकी मीटिंग में। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द ईच स्टेट इन द जोन, उनके चीफ सेक्रेटरीज भी होते हैं, सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर होते हैं ये स्टेट्स के। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है डेवलपमेंट कमिश्नर हो गया ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, डेवलपमेंट कमिश्नर भी देखने को मिलते हैं। तो ये लोग जो हैं इनके पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं, बट ये क्या होते हैं, एक टाइप के एसोसिएट मेंबर भी देखने को मिलते हैं। नीति आयोग ने कुछ मेंबर को अपॉइंट किया होता है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट देखने को मिलते हैं डिफरेंट स्टेट्स के। इसके अलावा डेवलपमेंटल कमिश्नर भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो होम मिनिस्टर थे वो क्या करते हैं, चेयर करते हैं ये 5 जोनल काउंसिल्स की मीटिंग जब भी होती है तो होम मिनिस्टर जो हैं इसके परमानेंट मेंबर है और ये क्या करते हैं, चेयर करते हैं किनको, जब भी इसकी मीटिंग्स देखने को मिलती है। इसके अलावा यानी कि पांचों की जब भी मीटिंग होगी सेपरेटली जनरली मीटिंग देखने को मिलती है, कभी नॉर्थर्न जोनल काउंसिल की तो कभी सदर्न की हुई, कभी सेंट्रल की तो ईस्टर्न की, कभी वेस्टर्न की। और जब भी ये मीटिंग्स होगी तब क्या करेंगे, यूनियन होम मिनिस्टर इनको चेयर करते हैं। ईच चीफ मिनिस्टर एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल बाय द रोटेशन। वाइस चेयरमैन को होता है यूनियन होम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन कौन देखने को मिलते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईच ऑफ द स्टेट ऑन अ रोटेशंस के बेस पे, होल्डिंग द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम। ये जो CM होते हैं वाइस चेयरमैन की तरह रोल प्ले करते हैं ईच CM एट अ टाइम रोटेशंस के बेस पे, और इनका टेन्योर वाइस चेयरमैन का कितना होता है, 1 ईयर का देखने को मिलता है, जबकि चेयरमैन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर परमानेंट चेयरमैन होते हैं। जोनल काउंसिल का एम क्या होता है, टू प्रमोटिंग द कोऑपरेशन एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड द सेंटर। तो इनका रोल मेन यही है कि क्या करेंगे ये लोग, सेंटर, स्टेट और अमोंग्स द स्टेट क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशंस का काम करेंगे, और यूनियन टेरिटरीज़ भी आ जाती है इसमें कोऑपरेशंस के लिए। इसके अलावा दे डिस्कस एंड मेक द रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द मैटर लाइक द इकोनॉमिक एंड द सोशल प्लानिंग किस तरीके से की जानी चाहिए उसके रिगार्डिंग ये लोग डिस्कस करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है स्टेट्स के अंदर उसको किस तरीके से लेके जाया जा सके, बॉर्डर डिस्प्यूट जो देखने को मिलते हैं उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है उसको किस तरीके से और बढ़ाया जा सके, और सो ऑन। तो ये सारे सोशियो इकोनॉमिकल मैटर्स होते हैं जिनके ऊपर ये लोग डिबेट डिस्कशंस करते हैं और कुछ रिकमेंडेशन देते हैं। और याद रखना दे आर ओनली डेलिब्रेटिव एंड द एडवाइजरी बॉडी। ये जो जोनल काउंसिल होती है वो क्या होती है, एक टाइप की सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी बॉडी होती है सोशियो इकोनॉमिकल मैटर्स में। ऑब्जेक्टिव और द फंक्शंस ऑफ द जोनल काउंसिल की बात करें तो वो क्या देखने को मिलते हैं, तो यही होता है टू अचीव एन इमोशनल इंटीग्रेशंस ऑफ द कंट्री, क्योंकि स्टेट्स भी और सेंटर के होम मिनिस्टर्स भी तो दोनों क्या करेंगे, कोऑपरेट करके चलेंगे, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो भी फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है टू हेल्प इन अरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ द एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस रीजनलाइजेशन लिंग्विज्म इन द पर्टिकुलरिस्टिक ट्रेंड, यानी कि जो रीजनलिज्म देखने को मिलता है, पर्टिकुलरिस्टिक देखने को मिलता है, इन सब के बैरियर को साइड किया जाए और एक कोऑपरेशंस के साथ विद इन द स्टेट एंड बिटवीन द स्टेट और सेंटर स्टेट के बीच में कोऑपरेट किया जाए। टू हेल्प इन रिमूविंग द after effect of the separations in the some cases show that the process of the reorganization, integrations and the economic advancement can be synthesized, यानी कि प्रॉपर इकोनॉमिक एडवांटेज होना चाहिए, सेंटर स्टेट साथ साथ में चीज़ों को लेके चले, साथ ही साथ टू इनेबल द सेंटर एंड द स्टेट टू कोऑपरेट विद द ईच अदर इन द सोशियो इकोनॉमिकल मैटर्स, यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ बनाई जाए, सेंटर स्टेट दोनों कोऑपरेशंस के थ्रू चले, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट और भी एनहांस हो, साथ ही साथ कोऑपरेट किया जाए ईच अदर को इन अ सक्सेसफुल एंड द स्पीडी एग्जीक्यूशंस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द स्कीम्स। इसके अलावा टू सिक्योर द सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम बोल सकते हैं कोऑपरेशंस का है, बिटवीन द स्टेट एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट कोऑपरेट करो, हर एक सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करो और उसके लिए क्या दो, एडवाइस दो। ये इसका जोनल काउंसिल का हमें उद्देश्य देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और जोनल काउंसिल क्रिएट की गई थी, ये 5 के अलावा 6th जोनल काउंसिल जिसको बोला जाता है नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल। ये जो जोनल काउंसिल थी, याद रखना ये जो काउंसिल जो है ये सेपरेट एक्ट के थ्रू बनाई गई थी और ये एक्ट था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। इससे बिफोर हमने देखा था जोनल काउंसिल किसके अंदर बनाई गई थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 में।
ये 5 जोनल काउंसिल बनाई गई थी। 5 के अलावा 6 नंबर की जोनल काउंसिल देखने को मिलती है, वो सेपरेट एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। इसके मेंबर की बात करें तो इसके मेंबर कौन कौन से हैं नॉर्थ ईस्टर्न, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितने भी वो इसके मेंबर है, जैसे कि आसाम, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम। 7 सिस्टर प्लस 1 यानी कि 8 मेंबर के समथिंग इसके स्टेट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसका फंक्शंस क्या है, तो सिमिलर देखने को मिलता है टू दोज ऑफ द जोनल काउंसिल, जो अलग अलग जोन्स के अंदर जोनल काउंसिल करती है, सेम नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर क्या करती है, ये काउंसिल करती है, क्या करती है। बट इसी के साथ साथ इनकी जो पावर होती है वैसी पावर तो इनके पास है ही, साथ ही कुछ एडिशनल पावर भी दी गई है, जैसे इट हैज़ टू फॉर्मुलेट अ यूनिफाइड एंड द कोऑर्डिनेटेड रीजनल प्लान कवरिंग मैटर्स ऑफ द कॉमन इंपॉर्टेंस। इट हैज़ टू रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम द मेजर्स टेकन बाय द मेंबर स्टेट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ द सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर इन द रीजन। ये चीज़ें भी इनको करना होता है, डेवलपमेंट कोऑपरेशन के साथ सिक्योरिटी को मेंटेन करना, रीजन में प्रॉपर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, ये भी क्या होता है, इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का रोल देखने को मिलता है। इसका मतलब अभी प्रेजेंटली हमको 6 जोनल काउंसिल देखने को मिलती है। 5 इनिशियली बनाई गई थी और 6th जो है वो 1971 के अंदर फॉर्म की गई थी, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको टेबल्स के अंदर बताया गया डिफरेंट टाइप की जोनल काउंसिल जो हैं वो उसके अंदर कौन कौन से स्टेट देखने को मिलते हैं। जैसे कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की हम बात करें, अगर हम नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो अगेन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख देखने को मिलते हैं। सेंट्रल जोनल काउंसिल की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर हमें इलाहाबाद के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि यूपी के अंदर देखने को मिलता है। इसमें यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करें तो ईस्टर्न जोनल काउंसिल का हेड क्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में देखने को मिलता है। इसके अंदर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा आते हैं। साथ ही साथ अगर वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, और इसके अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दीव दमन जैसे स्टेट आते हैं और यूनियन टेरिटरीज आती हैं। इसके अलावा सदर्न जोनल काउंसिल की बात करें तो इसके अंदर कौन आते हैं, तो अगेन इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है चेन्नई के अंदर, और इसके अंदर आते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल एंड पुडुचेरी, ये कुछ स्टेट देखने को मिलते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जोनल काउंसिल के अंदर क्या आते हैं, वो तो 8 स्टेट हमने ऑलरेडी देख लिए। क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है इस चैप्टर्स के अंदर, जिसका टाइटल है इंटर स्टेट काउंसिल। इसके बाद आपको टेबल में दिया गया है, कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं रिलेटेड टू द इंटर स्टेट रिलेशन एट अ ग्लांस, 261 से लेकर 307, और ये चीज़ें हम देख चुके हैं 1 by 1। अगर ब्रीफ में एक बार आपको चीज़ें वापस से रिकेप करनी हो तो प्लीज़ इसी लेक्चर को क्या करिए, दोबारा देखिए, तो चीज़ें आपको और भी क्लियर होगी। इससे पहले जो टेबल हमें देखने को मिलता था 16.1 टेबल आपको देखने को मिलेगा। उस टेबल में क्या बताया गया है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो बनाए गए टाइम टू टाइम, हमने बात की थी, कुछ ट्रिब्यूनल्स की बात भी की थी, और कुछ जो हैं टाइम टू टाइम जो बनाए गए हैं उससे रिलेटेड अलग अलग रिवर्स के डिस्प्यूट से रिलेटेड अलग अलग स्टेट्स के बीच में कुछ ट्राइब्यूनल बनाए गए, वो भी आपको टेबल्स के अंदर 6.1 के अंदर दिया गया। क्लियर है। तो आई होप आपको ये चैप्टर्स क्लियर हुआ होगा, जिसके अंदर हमने क्या बात की है, डिटेल में बात की है कि भाई इंटर स्टेट यानी 2 स्टेट्स या बिटवीन द वेरियस स्टेट के बीच में किस टाइप के रिलेशंस देखने को मिलते हैं। वो वाटर, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो जो हैं पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग से भी हो सकते हैं, और इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं। और जोनल काउंसिल क्या होता है, किस तरीके से फॉर्म की जाती है, क्या बॉडी है, अभी तक कितनी बनाई गई है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी और चीज़ें अच्छी लगी हो, समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए इस चैनल पे, और एंटायर पॉलिटी की आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी इसी चैनल पे। आगे के चैप्टर हम लोगों ने डिटेल में कवर किए लेटेस्ट अपडेट के साथ। क्लियर है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, नेक्स्ट नए टॉपिक्स के साथ, नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।